अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अजहर असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आजकल आपकी नजरे करम है मेरे पे, मुझे बुला रही है बात। नहीं सर, हम तो हमेशा कहते हैं कि आपको आना चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। बिल्कुल हर एक को राइट है कि वो क्या बात करते हैं और क्या सोचते हैं। तो बिल्कुल। आपने सर लास्ट टाइम कहा था कि जितने भी जो सीनियर लीडर्स हैं उनको मैनेज कर देना चाहिए और नई जनरेशन आनी चाहिए। लेकिन पहली बात तो ये कि ये माइनस कैसे होंगे, और दूसरी बात ये कि जो नए लोग हैं इनके बाद आपके ख्याल से क्या उनकी सोच में कुछ फर्क है? मुझे तो वो इन्हीं की तरह सोचते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे वो मरियम नवाज हो या इमरान खान के सपोर्टर्स हो। सबकी सोच वही है जो उनके इस वक्त के लीडर्स की है। जी बिल्कुल। आप आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है और अच्छी बात है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मैं कहता हूँ बार बार कि -100 तो वो कैसे अचीव किया जा सकता है। लेकिन लेट मी जस्ट गिव यू स्टार्ट विद एग्जांपल कि पिछले 2 दिन की खबरें, बल्कि पिछले दिन की, कल की खबरों को देख लें। मतलब लेट्स सेट असाइड, मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कुछ होता रहा उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हर चैनल है जो उनसे उसके बारे में बात कर रहा है। आपने देखा है कि पिछले चंद दिन से जो मुफ्त आटा तकसीम हो रहा है और हर जगह से इतला क्या आ रही है, कोई ना कोई मर गया है किसी कोने खुदरे गोशे से मुल्क की ये इतला आती है कि कोई गिर गया है, कोई मर गया, कोई कुचला गया है उस आटे के लिए। आप देखिए इंसानी और जिनको नहीं मिल रहा उनकी तजलील कैसे हो रही है, उनकी इज्जत है जो उनसे उसको कैसे उछाला जा रहा है, लोगों को लाइनों में खड़ा किया जा रहा है। आप देखिए इंसानी जान की कितनी तजलील है हमारे इस मुआशरे में और इस मुल्क के अंदर, और ये सब कुछ किसकी तरफ से किया जा रहा है? मुल्क के जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ, ये उनकी स्कीम है। मतलब इन लोगों की ये आदत है कि आप लोगों को लाइनों में खड़ा करें, पहले उनसे आटा छीने। ठीक है, आपको याद है मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब वोट लेने जाते हैं आप किसी से, तो आप 2000 में 3000 में उसको वोट कब खरीद सकते हैं? जब पहले आप उसकी जेब खाली करें, उसकी जेब में से सारे पैसे निकाल लें, वो इतना गरीब हो जाए कि वो 2-3 हजार में आपको वोट बेचने पे तैयार हो जाए। तो ये बिल्कुल यही मामला इन्होंने आटे के बारे में किया है कि पहले सारा आटा लोगों से छीन लिया, यानी उनकी रोटी रोजी है जो उनसे वो महदूद कर दी है। आटे की अवेलेबिलिटी नहीं है, आटा महंगा हो गया है, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, वो उसको खरीद नहीं सकते, तो आटा जो सा उसको मुफ्त बेचने के लिए। यानी मतलब देखिए, मतलब इंसानी इन इतने घटिया हरकत है, ये इतनी घटिया हरकत है, ये इतने घटिया लोग हैं सारे के सारे, सब के सब ये इतने घटिया है कि इनके नजदीक पाकिस्तान के शहरी की कोई इज्जत नहीं है, कोई उसकी इज्जत नफ्स नहीं है। उसको लाइनों में खड़ा करके आटा तकसीम किया जाए और जगह जगह जौन सा उसकी तजलील की जाए, तो ये उसकी मतलब ये उसके नसीब में है। अब आप खुद सोचिए ना, मतलब शहबाज शरीफ साहब खुद पसंद करेंगे कि वो उनके साहबजादे हमसा शहबाज, सलमान शहबाज, उनके बाकी रिश्तेदार, उनके दोस्त, ये इनमें से जितने जो मिनिस्टर हैं और जो इतनी बड़ी कैबिनेट है 80 लोगों की, इनमें से कोई जाके खड़ा होना पसंद करेगा 2-4 घंटे के लिए धूप के अंदर आटे के लिए, और फील करे फिर कि वो क्या है? मतलब दिस इज हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी। ये बिल्कुल इंसानी जान और इंसानी इज्जत नफ्स जो है उसकी तजलील की इंतहा है। इसको देख लीजिए, ये एक खबर है। अब इसके साथ दूसरी खबर देखिए जो आई है कि राणा सनाउल्लाह साहब का वो बयान जो अब सब ने जाहिर है बार बार सुना है, और जो उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि जी हमारी पार्टी पॉलिसी है कि या तो ये रहेगा या हम रहेंगे। यानी ऑलमोस्ट लाइक 1971 की जो खबर भुट्टो साहब के नाम पे मंसूब की गई थी, जो उन्होंने कही नहीं थी, जो हकीकत है जो मंसूब की गई थी, इधर तुम उधर हम, ये ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर किस्म की टोन्स। वो भाई मुल्क रहेगा तो आप सब एक चीज रहेंगे सर, आप। एक चीज, सॉरी आपकी बात कट रही है। एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने पॉलिटिक्स को इस जगह पे, इस नहज पे पहुंचा दिया है जी मेरी जहां बात पर सुनिए, ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए मेरी आपके अंदर सब्र की कमी है। आपके साथ मसला ये है कि आप मौजूदा हुकूमत की या तो हामी इतनी ज्यादा है, या आप इमरान खान के इतनी मुखालिफ हैं कि आप किसी तनकीद को सुनने की आपके अंदर बर्दाश्त की कुवत नहीं। मुझे बात पूरी करने दीजिए। जो भी इमरान खान ने किया है
वी विल कम टू दैट एज वेल ना। मैं माइनस ऑल की बात करता हूँ, आप जरा सब्र से काम लें थोड़ा सा। अगर इमरान खान है जो सा आज बंदूक निकाल के लहराए और शहबाज शरीफ को कहे मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूं, तो क्या ये जायज बनेगा शहबाज शरीफ भी आगे से ये कहे? आप मुझे बताइए, क्या ये जायज बनेगा? तो ये बयान है जो सा राना सनाउल्लाह का, ये किसी हिसाब से भी जायज नहीं बनता। अगर आप इसको भी डिफेंड करने पर आ गए तो आप खुद सोचिए कि इस मुल्क के अंदर कितनी तकसीम है कि आप जैसा, मतलब मैं आपको अब नाम निहादी सो कॉल्ड नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि आप हैं बड़ी हद तक गैर जानिबदार, लेकिन आप भी अपने अंदर के जो नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं, मैंने सर सिर्फ आपको एक चीज बताई है कि उनका पूरा स्टेटमेंट, आप पूरा स्टेटमेंट तो उनका पढ़ेंगे ना, आप आधी बात पकड़ रहे और आधी बात को आप देखिए। नहीं, मैं बिल्कुल आधी बात नहीं पकड़ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उनके ये जवाब बनता ही नहीं है कहने का। वो ये जवाब नहीं दे सकते कि इमरान खान ने सियासत को इस हद तक पहुंचा दिया। नहीं, ये जवाब नहीं दे सकते। इट इज अगेंस्ट ऑल एथिक, ऑल नॉर्म। वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो इन पावर है यार इस वक्त। अगर वो ये अपने सियासी बयान को, अपनी दाखिली पॉलिसी को अपनी पॉलिसी के तौर पे बयान कर रहे हैं, तो आप सोचिए इसका मतलब क्या है। उनके हाथ में इतनी पावर है कि वो रेंजर्स, पुलिस, FIA सबको कंट्रोल करते हैं और सबको एम्प्लॉय कर सकते हैं ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। उनके पास, इमरान खान के पास पावर नहीं है। उनकी बात अभी हम करते हैं इमरान खान साहब की भी। ये दो बयान आपने देख लिए इन्होंने, मतलब ये इन दो बयानात को, इन बयान को, इस वाकये को जिसमें जो सब कुछ हो रहा है। अब उसकी बात सुनिए आगे की, क्या इसका हल होना चाहिए। ठीक है, अब जब खान साहब है जो से वो ये देखते हैं, ठीक है, और वो कंटेनर में बड़े होके तकरीर करते हैं, आपने वो उनके सारे देखे होंगे, वो सारे सीन्स देखे होंगे जिसमें वो गाने सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऑल दैट। मतलब खुद नुमाई और खुद परस्ती की इंतहा होती है। लेकिन चलो, वो उस इंतहा को पहुंचे हुए, वो हमें पता है। उनके इकोनॉमिक एजेंडा के पॉइंट को देखें जो उन्होंने बोला, जी बाहर से मैं पैसे लाऊंगा। अच्छा, अब मैं अपना जाती एक्सपीरियंस बताता हूं कि 2013 में जब KPK में गवर्नमेंट बनी तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बोर्ड बना, जिसके अंदर किसी हद तक मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व रहा। क्या काम हुआ? 0 + 0 + 0, कोई काम नहीं हुआ। 2018 में जब हुकूमत बनी तो मुझे याद है कि असद उमर साहब को मैंने एक छोटी सी तजवीज भेजी थी, बाहर से पैसे कैसे लाए जा सकते। क्या काम हुआ? 0 + 0 + 0। तो फिर खान साहब है जो, अगर वो इस तरह के बयानात को दोबारा दें, मैं बाहर से पैसे लाऊंगा, और लोग उस पर एतबार कर लें, तो फिर वो लोगों की अपनी हिमाकत है। लेकिन फिर लोग अहमक हैं, तो फिर उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना कि इस वक्त जब उनको नजर आ रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, मुल्क है जो सा एक बेस के किनारे पे खड़ा है, एक प्रेसिपिस पे खड़ा है, मतलब खाई के धाने पे खड़ा हुआ है, और वहां से अगर आप के पास पैसे नहीं मिलते, IMF आपको अभी तक पैसे नहीं दे रहा, बावजूद इसके कि आपने सारी कंडीशनैलिटीज मान ली है, दोस्त ममालिक आपसे कतरा रहे, आपको पैसे नहीं देते, आप पे एतबार नहीं करते, नन ऑफ देम ट्रस्ट यू, किसी को वो ट्रस्ट नहीं करते। चाइना है तो वो खान साहब को ट्रस्ट नहीं करता, कतर है तो शायद इनको ट्रस्ट नहीं करता, कुवैत इनको ट्रस्ट नहीं करता, यू एनीवे पॉलिटिकल क्लास को एज अ क्लास वो ट्रस्ट नहीं करते। और इस दफा तो जो अपेरेंटली जो सुनने में आया वो ये है कि अफवाज पाकिस्तान की गारंटी को भी उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि हमेशा पहले अफवाज पाकिस्तान की गारंटी से जो सब मामला चलते थे। तो ये अगर मुल्क की ये हालत होगी हुई है, तो उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? कौन इसको आगे लेकर जाएगा? मतलब यही पॉलिटिकल क्लास है ना जिसने इसको यहां तक पहुंचाया। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जिन लोगों ने इस तबाही के दाने पे पहुंचा दिया मुल्क को, जिन लोगों की मजमूई पॉलिसीज की वजह से मुआशरा तकसीम हो गया है, सियासत तकसीम हो गई है, मुल्क तकसीम हो रहा है, मुल्क के अंदर गुर्बत है, मुल्क के अंदर है जो समझ इनजस्टिस है, मुल्क के अंदर इंस्टीट्यूशन है जो से बर्बाद हो रहे हैं, कानून की हुक्मरानी नहीं है, ये सारी चीजें हैं जो भी, मतलब लंबी लिस्ट अगर आप गिनवाने बैठ जाए, तो क्या उन्हीं लोगों के हाथ में मुल्क फिर वापस दे दिया जाए और उससे कोई बेहतरी आ जाएगी? वो भी आप मुझे बात करेंगे फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम से, वेस्टमिनिस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी से, जिसमें 10, 15, 20% लोग हैं जो उनसे वोट डालने के लिए निकलेंगे, उसमें से जो गुंडा ज्यादा वोट ले सकेगा
या जिसकी अपनी बरादरी ज्यादा बड़ी होगी या जो ज्यादा वोट खरीद सकेगा वो वोट खरीद के आ जाएगा उस पार्लियामेंट के अंदर, और उस पार्लियामेंट है जो सा उसके अंदर बैठ के फिर जो सा वो क्या आप कह रहे कानून साजी होगी इस मुल्क के लिए। इस मुल्क के लिए जो सब कौन लोग आएंगे, 5-6 वही लोग, वही फाइनेंस मिनिस्टर, उन्हीं की शक्लें घूम के दोबारा आ जाएंगी, वही आपके पास एक्सपर्टीज आ जाएगी, तो मतलब उससे कोई काम चल जाएगा? यू रियली थिंक कि उससे कुछ हो जाएगा? मेरी ओपिनियन में तो कभी नहीं हो सकता। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि हो सके, क्योंकि आपकी ब्यूरोक्रेसी है जो सा वो रेंट सीकिंग करती है, जो रिच एलीट है वो रेंट सीकिंग करती है, जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है वो रेंट सीकिंग करती है, जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी है वो रेंट सीकिंग करती है। इन सब का रेंट सीकिंग बिहेवियर है। ये सब पैसा ट्रांसफर करते हैं अपनी जात तक, अपनी क्लास में, और अपनी क्लास से फिर ये बाहर ले जाते हैं पैसे सारे के सारा मुल्क से बाहर। मुल्क गरीब है जो सा इसलिए होता है कि मुल्क जो पैसा जनरेट करता है बजाय इसके कि उस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट हो, वो मुल्क से बाहर चला जाता है। तो ये लोग हैं जो से यू थिंक कि ये जो सा मतलब यही क्लास है जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ, यही क्लास है जिसकी वजह से छोटे सूबों में डिसअफेक्शंस है, यही वो पॉलिसीज है ना जिसकी वजह से जो सा बलोचिस्तान में अलहदा बगावत है, सिंध वाले अलहदा अनसेटिस्फाइड हैं, साउथ पंजाब अलहदा रोता रहता है, केपीके वाले अलहदा रोते रहते हैं, फाटा वाले अलहदा ट्रबल में रहते हैं। यही वो क्लास है ना, इन्हीं की पॉलिसीज वजह से सब कुछ हो रहा है। आप मुल्क को एक कोहेसिव यूनिटी बना सके, मुल्क के अंदर जो सा कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं। ह्यूमन कैपिटल का हालत देख लें, ह्यूमन कैपिटल की हालत क्या है? उर्दू और अंग्रेजी आप ठीक नहीं बोल सकते यार, और आप क्या चीज करेंगे और किस चीज को आप इंप्लीमेंट करेंगे? और आप बैठ जाइए किसी भी सीनियर पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट के पास, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात कीजिए तो आपको कहेंगे जी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कितनी एबिलिटीज हैं, क्या एबिलिटीज है उनकी? कुछ भी नहीं। और मुझे तो अब आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर आर्मी की इनसाइड से, लेकिन अब तो मुझे इस चीज पे यकीन होता जा रहा है कि क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो रहे हैं और तबाह हो रहे हैं और उनकी एविडेंस हमें सामने नजर आ जाता है। आर्मी का हमें सिर्फ नजर नहीं आता, लेकिन आई थिंक कि अंदर से शायद वो भी खोखले हो चुके हुए हैं, क्योंकि जब कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, वो इंसान जो उनको चला रहे हैं, अगर उनके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, उनके अंदर एक विजन नहीं है, उनके अंदर करेक्ट फैसले जो उनसे करने की सलाहियत नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, तो फिर तो चीजें खराब होनी है ना, फिर वो कैसे ठीक हो सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल कि वो ठीक हो। तो ये माइनस सवाल है जो सा ये कहना आसान तो नहीं है। ऑब्वियसली आप ये तो नहीं चाहते कि आप किसी सबको, मतलब इट डजंट मीन कि हम सबको मार दें या हम सबको जो सा वो जुला वतन कर दें, इस तरह की कोई चीज। लेकिन द पॉइंट इज दिस कि इन लोगों के हाथ में अगर जिम्मा इक़्तिदार दोबारा आ गई, इनको आप दोबारा सौंप देते हैं, लेकिन ठीक है, तो ये फिर ठीक नहीं होगा। और फिर इस वक्त जो हमारा मौजूदा तरीकाकार है हुकूमत का बदलने का, अगर हम उस पर भी अमल कर लें, जो मैं खुद कहता रहा हूँ कि इलेक्शन करवा दें, तो इट इज पॉसिबल कि वो हुकूमत तो बदल जाए, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि जो हमारे सिलसिले बने हुए, जो तबाही के सिलसिले बने हुए, उनके अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आएगी। तो उसके लिए क्या फंडामेंटल्स हैं जो हमें चेंज करने की जरूरत है? दैट इज द क्वेश्चन व्हिच वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन। देखिए, एक चीज और है डॉक्टर साहब यहाँ पर, वो ये कि सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं है, सारे इदारे भी जो हैं वो भी एक तरह से काम ऐसा ठीक ही है, नहीं कर बिल्कुल रहे। ऐसा ही है, चाहे आप अपने जजेस को उठा के देखिए, मैं आज भी किसी बिल्कुल शो ऐसा में ही थी, वहां में बता रही थी कि इंडिया में जो इलाका है प्रयागराज, पहले इलाहाबाद कहलाता था, वहां पे टाउन है कड़ा, कड़ा के नाम से, जहाँ से मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर वगैरह ये लोग आए थे पाकिस्तान। वहां पे जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो जज थे वहां कड़ा में, ठीक है। तो मुझे मुझे मैं आज बात कर रही थी किसी से, तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर वो कहीं ऊपर कहीं से वो देख रहे होंगे कि ये पाकिस्तान बना है और यहाँ से उनकी फैमिली वहां से यहाँ आई है और इस किस्म का यहाँ पे जजेस काम करते हैं या अदालतें काम करती हैं जिनका नंबर 130 है, 130 पे है हमारा जो रैंक है, तो शायद उनको शर्मिंदगी होती होगी, वो सोचते होंगे किस तरह के लोग हैं। लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट हमें नजर नहीं आती। मगर आज एक फैसला जरूर किया गया है, वो ये कि जो चीफ जस्टिस हैं वो अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते कि इस केस के ऊपर हमने एक्शन लेना है। उसके लिए पूरा बेंच चाहिए होगा, कई उसमें जजेस होंगे, तब हो पाएगा। मेरे ख्याल में ये आपको लगता है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा बेहतर फैसला हुआ ही है? नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं होगा, नथिंग एट ऑल। ये तो एक छोटा सा मेजर है ना, टेक्निकल किस्म का, एक हालात सामने आ गए, उसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट टर्म मेजर कर दिया। देखिए, जब तक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बेसिक चेंजेस नहीं आएंगे, फॉर एग्जांपल आप जमहूरियत का ले लें,
और जमहूरियत को अगर हम बेस कर लें कि यार हमें इलेक्शन करवाने चाहिए, तो मेरी तजवीज़ ये होगी कि हमें इलेक्शन हर 3 साल बाद करवाने चाहिए। वी नीड एटलीस्ट 3-4 इलेक्शन विद इन 10 ईयर्स, ठीक है, जिसमें एक तत्हीर का अमल हो, लोगों को बार बार वोट करने का मौका मिले, उनको आदत पड़े, उनको पता चले हमारे वोट की पावर क्या है, उनकी वोट की इज्जत हो, उसको सारे को बहाल करें। उसके अलावा उनको फौरन मौका दिए जाए। 5 साल इज टू लॉन्ग का पीरियड क्या है? 5 साल में जो सा 5 साल रहता कब है? 5 साल तो कोई गवर्नमेंट रही नहीं है यार, पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक नहीं, लेकिन अगर वो रहेंगे भी तो कुछ नहीं, वो है ही गलत, अब देखिए अमेरिका में सदर 4 साल के लिए आता है, 5 साल के लिए नहीं आता ना, दोबारा आ सकता है लेकिन 4 साल के लिए आता है। सो 5 years। लेकिन जो हमारा हम अपनी बात कर रहे हैं कि जो हमारा तनाजुर है लैक ऑफ डेमोक्रेसी, अगर आप डेमोक्रेटिक विल के बारे में बात करें और लोगों के बारे में बात करें कि लोगों को मौका देंगे वो अपने नुमाइंदों को और अपने हुक्मरानों को बार बार चुने, तो देन इन दैट केस आप लोगों को एम्पावर करें, उसके अंदर फंडामेंटल चेंजेस लाएं। एक फंडामेंटल चेंज ये हो सकती है कि हम कहें जी 3 साल, अगली 3 पार्लियामेंट जो सी वो 3 साल के लिए होंगी। उससे पहले सबसे पहला स्टेप है वी नीड टू एक्चुअली आस्क द क्वेश्चन कि क्या हमें अगला जो इलेक्शन है वो नेशनल असेंबली का होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होना चाहिए? डू वी नीड टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन? डू वी नीड टू एक्चुअली सी के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कमजोरियां, क्या खराबियां थी, क्या हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं? इलेक्शंस एंड से हमें कम से कम, मेरी अपनी तजवीज़ ये है कि अगले 10 साल में हर 3 साल के बाद 3 दफा इलेक्शन होने चाहिए। वो अमल चलेगा बार बार तो उससे काफी होगी। फिर उसके बाद हमें फोर्स सर्टेन फंडामेंटल चेंजेस लाने चाहिए, या तो हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लानी चाहिए। उसमें यह है कि छोटी पार्टियां भी रिप्रेजेंट होंगी वहां पे, जिसके 10% वोट है, 15% वोट है, उसकी भी रिप्रेजेंटेशन आएगी, उसकी भी आवाज आएगी। अगर मजदूर किसान पार्टी 2% वोट लेगी, 4% वोट लेगी, तो चलो उसकी भी कोई रिप्रेजेंटेशन, 1-2 नुमाइंदे वहां बैठ जाएंगे। अगर कोई छोटी पार्टी बलोचिस्तान से या केपीके से जो सा 8-10% वोट लेगी तो वो भी बैठ सकेगी। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है जो सा उसमें, ताकि मुआशरे के सब तबकात हैं जो से उसके अंदर रिप्रेजेंट हो सके। क्योंकि फिलहाल तो वो रिप्रेजेंट नहीं होते ना, फिलहाल तो एक बड़ा लीड तबका होता है और वही चेहरे और वही रिश्तेदार है और वही सब कुछ है। वी टॉक्ड अबाउट इट लॉट, सो इसको रिपीट करने की जरूरत। तो दूसरी फंडामेंटल चेंज है जो सी वो ये होनी चाहिए कि हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लानी चाहिए। उसके अलावा हमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट वोटर को है जो उनसे एम्पावर करना चाहिए। मतलब उसके पास वोटर रिकॉल होने की पावर होनी चाहिए कि अगर एक एमएनए काम नहीं कर रहा ठीक तरह से तो उसको डी-सीट करने की पावर होनी चाहिए उसके बाद। या हम एक और चेंज ला सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई आप जब किसी हलके में कम से कम 50-55% वोट लेंगे तो आप सिलेक्ट होंगे। या जैसे एक और चेंज तजवीज की गई साहब के जमाने में, नन ऑफ द अबव, इनमें से ऊपर में से कोई। तो ये वो इलेक्टोरल चेंजेस हैं, रिफॉर्म्स हैं जिनका शामिल होना लाजमी है कि जिसके जरिए आप अपने पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, ताकि वो नुमाइंदगी करे। उन गरीब तबकात की नुमाइंदगी बहुत ज्यादा लाजमी है इस वक्त, जो पाकिस्तान की अवाम का बल्क बनाते हैं लेकिन एक्चुअली रिप्रेजेंट नहीं हो रहे। क्योंकि वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे तो उनको लाइनों में जाके आटा तकसीम किया जा रहा है, उनकी जानें जा रही हैं, उनकी तजलील हो रही है। राइट? कोई अमीर बंदा आपने कभी खड़े देखा है वहां पे जाके आटा लेते हुए? नहीं, कोई भी नहीं लेता। और ये इतने अमीर हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जितनी प्राइसेस आपके पास हैं, इनको आप डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल भी कर देंगे तो नन, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू देम एट ऑल। एब्सोल्युटली कोई डिफरेंस नहीं होता। और ये मतलब दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव टू पाकिस्तान बाय द वे एज वेल, इट एक्चुअली अप्लाइज टू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। रिच क्लास के बारे में, एलीट क्लास के बारे में। और वैसे एक और चीज भी हमें समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी, वो ये है कि जो आलमी तनाजुर में सिविलाइजेशन जो डेवलप हो गई है 21st सेंचुरी में, और उसमें खास तौर पे एक सुपर रिच और रिच एलीट है, दैट रिच एलीट डज नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री। वो किसी एक मुल्क की नहीं है, वो अपनी एक अलग क्लास है, वो एक वर्ल्ड सिटीजन है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा तवक्को भी नहीं करनी चाहिए कि जो ऊपर वाले लोग हैं बहुत ज्यादा लाएंगे चेंजेस। अब असल में आपको ब्रेक डाउन दे दूं, आप why these reforms will be effective। मसलन इस वक्त खान साहब के साथ, इमरान खान साहब की पार्टी के साथ, मेरी एनालिसिस में मेरा तज्जिया है कि 4 किस्म के लोग उनके साथ हैं जो उनसे वो हैं। उनके साथ कुछ वो लोग हैं जो शुरू से उनके साथ नजरियाती तौर पे शामिल थे, ठीक है, वो बहुत कम तादाद में हैं लेकिन हैं। उनके साथ बाकी वो लोग हैं जो उनका सियासी सफर 2011 में शुरू हुआ और उसके बाद वो शामिल हुए और वो काफी हद तक उनके साथ हैं।
वो एक सर्टन क्लास है। तीसरी क्लास वो लोगों की है जो मौका परस्त उनके साथ शामिल हो गए काफी सारे, खासतौर पे 2018 के बाद। और चौथे वो लोग हैं जो, चूंकि जो बयानिया डेवलप किया गया प्रेजेंट क्लास के खिलाफ, सच है झूठ है, उसको 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 एक साइड पे, नॉट विद स्टैंडिंग दैट, उसको एक साइड पे रख के वो बाकी पार्टियों के मुखालिफ है। उनको इमरान खान के अलावा कोई और अल्टरनेटिव नजर नहीं आता, तो इसलिए वो उनके साथ है। और वो मेरे अपने ओपिनियन में वो एक खासी सब्सटेंशियल तादाद है जो साथ है। लेकिन इस सूरत हाल में आप मुझे बताइए, हम जैसे, आप जैसे मिडिल क्लास के लोग वो कैसे एक पार्टी को शुरू कर सकते हैं? क्या हम एस्टेब्लिशमेंट से जाके लाके पावर लें? क्या हम अवाम के पास जाएं? क्या हमारे पास इतना पैसा, ताकत, जो जो इंटरप्ले इस वक्त पॉलिटिक्स में है वो मौजूद है हमारे पास? क्या हमारे पास फाइनेंशियल पावर है? नहीं। आपको पता है कि फाइनेंशियल पावर है जो सी कहाँ पे है? फाइनेंशियल पावर उनके पास है जो 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 एक बहुत बड़ी जमीन हथियाते हैं, अरबों की जमीन, अरबों की जमीन कराची में एक टाउन के नाम पे पहले हथियाई जाती है, लोगों को निकाला जाता है वहां। बहरिया टाउन, जी जी, मलिक वो रियाज। हजारों एकड़ों के नाम से, ठीक है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में वो जाता है तो उनको 460 अरब रुपए, सिर्फ 460 अरब रुपए का हर्जाना होता है, विच इज अबाउट, आई थिंक जो उसको वैल्यूएशन उन्होंने बताई थी उसका 1/4, 25% या 30%, ठीक है। वो 30% भी जमा नहीं करवाते। अच्छा, होती मजदार क्या चलता है काम कि 200 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड यूके गवर्नमेंट पकड़ती है उनके, उसको इलीगल करार देती है। वो पैसा वो उठा के पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानी अवाम का पैसा था ना, 200 मिलियन पाउंड, राइट। 200 मिलियन पाउंड है जौन सा, वो पाकिस्तानी अवाम का पैसा है। वो आपके पास आता है, बजाय इसके कि आप उसको अपने खजाने में डालें, उनसे पूछें कि भाई आप ये पैसा कैसे बाहर लेके गए, और कितना पैसा जो लेके गए। आपकी कैबिनेट और वजीर आजम इमरान खान, क्या उनकी आंखों पे पट्टी थी, ये अकल के अंधे थे, ये क्या थे? वो अप्रूव करती है और वो सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और वही सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा वो उसको कहती है इसको 460 के जुमरे में डाल लो। यानी डबल चोरी, चोरी के ऊपर चोरी के ऊपर चोरी। यानी इसको अगर आप डाका जानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो वो लोग फाइनेंस, देखिए अब वो जब लोग फाइनेंस करते हैं इसको, तो यू टेल मी कि मतलब हाउ वुड यू मेक अ न्यू पार्टी हियर? एक ऐसा अल्टरनेटिव कहां से लाएंगे इस वक्त, इस सिचुएशन में? इट इज पॉसिबल, देखिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। कुछ लोग डेडिकेटेड होकर लग जाए तो इट इज पॉसिबल कि उनकी आवाज सुन ली जाए और लोग लेकिन कौन करेगा? इसलिए कि मलिक रियाज तो वो आदमी है, वो माफिया, वो चोर उचक्का है जिसने पाकिस्तान में ना सिर्फ पॉलिटिशियंस को खरीद रखा है, सारा मीडिया खरीदा हुआ है, यहाँ तक के जो एजेंसीज और आपकी आर्मी है उसके भी कई लोग जो है वो मलिक रियाज के गुलाम है। तो मलिक रियाज को किसने टच करना है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब इसके लिए मुझे बताइए ना कि अगर आप है जौन सा, अगर सिंपल बेसिक फंडामेंटल रिफॉर्म्स भी सजेस्ट नहीं करते, सो रह है कि हमारे पास क्या रह जाता है कि हम एक बात करें कि यार हम एस्टेब्लिशमेंट से अपील करें, फिर एक ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है विद लिटिल बिट ऑफ जुडिशियल एंड लिटिल बिट ऑफ सिविल ब्यूरोक्रेसी इन इट, वो उससे अपील की जाए? किससे अपील की जाए? फिर किस तरीके से करें? या कोई मुल्क के अंदर रेवोल्यूशन आए? रेवोल्यूशन अव्वल तो 21st सेंचुरी में हम नॉट श्योर कि रेवोल्यूशन आ सकते हैं उस तरीके से जिस तरीके से वो 18वीं 19वीं 20वीं सदी में आया करते थे। और अगर वो आ भी गए तो आप देखिए हर रेवोल्यूशन को आप स्टडी कर लीजिए, जो इनकलाब लाता है वो लाने वाला कोई और होता है और इनकलाब से फायदा उठाने वाला कोई और होता है। बिल्कुल ऐसा ही वो भी इसका हल नहीं है एज सच। अगर इसका हल हम कहें कि अच्छा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल है तो दैट इज द लॉन्ग टर्म स्ट्रगल, बट एट द सेम टाइम इसमें आप जैसे लोगों का बड़ा अहम रोल है कि आप उजागर करें इस चीज को कि भाई ये अल्टरनेटिव नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हमारे पास ये एक अल्टरनेटिव मौजूद है। इसकी बेस पे हमें आगे जाना चाहिए। और जो भी अल्टरनेटिव उठे उसको अपनी सर्टेन सोच के अलावा एक सॉलिड प्रोग्राम, सॉलिड स्टेप्स के साथ देना चाहिए कि ये होना चाहिए, और वो सॉलिड स्टेप्स जो उठाए जा सकें, जो अमली हो, and then see कि how it will work. But it is always a beginning. कोई भी लंबा तरीन जर्नी, even the journey to moon
it always begins with one small step. You know, बिल्कुल and ऐसा ही है। और बारिश का पहला कतरा किसी को बनना पड़ता है, लेकिन ये जो ऊपर वाली क्लास है इसको माइनस किए बगैर पाकिस्तान के किसी मसले का हल नहीं हो सकता, पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। इसी घर चक्कर में पड़ के मजीद तनज़ली, मजीद तबाही आएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मेरा ख्याल है ऐसा होना चाहिए और कहीं न कहीं से तो स्टार्ट लेना ही है। तो फिर लोग जो हैं जो ये काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उनको ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आज आपने जॉइन किया। बहुत थैंक यू। शुक्रिया।